अगर मुझे एफडी और म्यूचुअल फंड से बेस्ट रिटर्न चाहिए, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? आप ETF की तरफ जा सकते हो। एफडी में आपको 7% मिलेगा, तो ETF में आपको 14% मिलेगा। डबल का रिटर्न आपको मिलता है। अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करूँ? मुद्रेक्स, कॉइन स्विच एंड Coin-D6। क्या होम लोन लेना सही है? होम लोन लेना बेस्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, इट इज़ बेस्ट कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट रहने दो। अगर मुझे एक सिक्योर ऑप्शन चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कौन सा होगा? 3 साल से कम का टाइम पीरियड है, गो विद एफडी। 3 साल से बड़ा टाइम पीरियड है, गो विद म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक। आप ये समझ लो, एक ट्रेडर बनना उतना ही मुश्किल है जितना एक सीए निकालना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना मे बी कैट की प्रिपरेशन करना है। लाइक 99% फेलियर रेट है। 1-2% लोग जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। कैसे हो रोचित आप? आई एम गुड भावना, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सो कैसे चल रहा है ट्रेडिंग एंड ऑल? अभी तो मार्केट अच्छा चल रहा है। तुम्हारा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग भी मार्केट के ऊपर ही है। अच्छा, जब मार्केट अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेता है तो ब्रेक तो नहीं लगता है, बट हम समझ सकते थोड़ा सी टफ सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे डील करना पड़ता है। आपने तो पैसा कमाना सीख लिया मार्केट से, अब मुझे भी सीखना है। ऐसे समझ लो मैं न्यू हूँ इस मार्केट में, अब एंटर हो रही हूँ। ठीक है। कैसे करूँ मैं अपनी शुरुआत? आप अगर मैं बिगिनर पर्सपेक्टिव से बताऊँ, आपने बिल्कुल भी अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है। नहीं, मैंने करी है। अज्यूमिंग आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, आपको कुछ भी नहीं पता है। आई वुड से कि आप 3 तरीके हैं स्टॉक मार्केट में आपके पास एंटर करने के। या तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आ जाओ, बट उसके लिए आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बिजनेस समझने की स्किल होनी चाहिए। अगर है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये जब आपके पास पैसा है बट स्किल नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को पैसा दे दो जिनके पास ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे फंड मैनेजर आपका फंड मैनेज करता है एंड वो डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बट आपके बिहाफ पे। जहाँ पे वो बहुत छोटा सा कट कमीशन रखते हैं, बट आपकी इन्वेस्टिंग हो जाती है। तीसरा तरीका है कि आप ETF के अंदर इन्वेस्ट कर दो। मतलब जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज या टॉप 200 कंपनीज हैं, उनके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं ETF इन्वेस्टमेंट, है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फॉर एग्जांपल निफ्टी फीस, बैंक बीज या फिर जूनियर बीज। तो तीनों ऑप्शंस मिलते हैं आपको स्टॉक्स के अंदर। जो पहला ऑप्शन मैंने बताया, रिस्की भी है बट बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी है। म्यूचुअल फंड्स कम रिस्क हो जाता है एंड रिटर्न भी है, वो 15% रहते हैं, विच इज़ नॉट बैड। बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हो, स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो, आपको म्यूचुअल फंड या ETF के थ्रू ही जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए है जो फुल टाइम इसको करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आई लव एनालाइजिंग स्टडिंग बिजनेस। जैसे मैं पूरे टाइम, मतलब मेरी कोई जॉब नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस ही यही है कि मैं स्टॉक्स को रिसर्च करूँ। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तभी जाना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी में, वरना सेकेंड थर्ड कैटेगरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपकी एक इनकम सोर्स दूसरी है जहाँ से आप पैसा लेके आते हो, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो एंड एक पैसिव इनकम बिल्ड होती है। ओके, क्या मैं कभी भी स्टॉक मार्केट को अपना फर्स्ट बिजनेस समझ सकती हूँ, जहाँ से मेरी सबसे परफेक्ट इनकम आती रहे? ऐसा पॉसिबल है मार्केट से? आप कर सकते हो बट उसमें टाइम लगेगा। इट डिपेंड्स। अब स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें हैं। एक तो आप बड़ा पैसा ले आओ, आप डे 1 से स्टॉक मार्केट को ट्रीट कर सकते हो एज योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, आप छोड़ दो अपनी जॉब, है ना, 1 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 15% से कंपाउंड होता है, मतलब 1 साल बाद होगा 1 करोड़ 15 लाख रुपए। आप हर महीने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। आपका फंड कभी ख़त्म नहीं होगा एंड हर साल आप अपनी इनकम जो विड्रॉ करो उसे भी 10% से बढ़ा सकते हो, ताकि इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए। तो अगर आप इतना बड़ा अमाउंट ले आओ, 1 करोड़ का अमाउंट, तो आप डे 1 से रिटायर हो सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग कैसे 1 करोड़ का अमाउंट लेके आ पाएँ, तो फिर आपको छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जब तक आप उस अमाउंट तक पहुँच नहीं जाते हो। अब जितना छोटा आप करोगे उतना देर में पहुंचोगे, जितना बड़ा आप करोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। बट जितना बड़ा है उतना रिस्क भी तो बड़ी है। नहीं, रिस्क बट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करोगे ना। ऐसा नहीं अमाउंट बड़ा है तो रिस्क आता है। अब सबके लिए अमाउंट की वैल्यू भी तो अलग अलग है। किसी के लिए 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग 10 लाख की भी SIP करते हैं, राइट। अब 10 लाख भी उनके लिए बहुत छोटा अमाउंट है मंथली SIP करना, बिकॉज उनकी इनकम लेवल बहुत बड़ी है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप कर पाओगे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तब तक आप पहुँचोगे। रिस्क मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड में, बहुत मिनिमल रिस्क होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 3 साल में आपके लॉस, आप आज इन्वेस्ट करो 2025 के अंदर, 2028 तक आप लॉस में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है।
लास्ट 48 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 साल तक मार्केट गिरता रहे। ओके तो अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो तो रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है, ओके एंड जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत बढ़िया है। तो कब रिटायर हो सकते हो आप? जब आपके पास 1 करोड़ का अमाउंट आ जाए, Okay. अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस अंडर 1 लाख है। लेट्स अज्यूम आपने कहा कि आप 1 करोड़ रुपए लेके रिटायर हो सकते हो, किसी की उम्र 20 है, ठीक है, और अब वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना है और किस एज में निकालेगा तो उसका 1 करोड़ या फिर उससे प्लस अमाउंट जमा हो जाएगी? ठीक है। हाँ। सो अगर आप 20s के अंदर हो, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक जॉब करते होगे जहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करने की मैं आपको बताऊँ कब स्टार्ट करना चाहिए। जब आपको लगे कि मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे अब मेरा शायद इनकम लेवल नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी स्टार्ट अपने करियर में स्टार्ट कर 20s के अंदर वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है। बहुत छोटी जॉब से लोग स्टार्ट करते हैं 20,000 30,000 50,000, बट वो उनका पोटेंशियल नहीं है कि वो वहीं पे रहेंगे। सो सबसे पहले आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। मतलब आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप 5,000 रुपये की SIP से अच्छा है कि 5,000 रुपये की आप कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कोई कोर्स अटेंड कर लो, कुछ भी जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करे। मतलब अगर आप एक क्रिएटर हो, आई वुड सजेस्ट कि आप SIP की जगह आईफोन ले लो, बिकॉज आप उस फ़ोन से जो वीडियोस बनाओगे वो आपको ज़्यादा इनकम दे सकता है, फिर वो आपको एक ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ दे सकता है। तो इफ़ यू हैव स्टार्टेड, फर्स्ट थिंग कि भाई ये पैसे का मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो कर सकता हूँ। मे बी टेक अप जिम मेंबरशिप, मे बी टेक अ लाइब्रेरी मेंबरशिप, कुछ भी जहाँ भी आपको ग्रोथ मिलती है। एक बार आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाओ जहाँ पे योर करियर इज सॉर्टेड, कि आप एक फ्लो के अंदर आ चुके हो, यहाँ पे यू विल गेट 10% 20% एवरी ईयर अप्रिसिएशन, कि हर साल का इनकम बढ़ेगा। उस सिचुएशन में जब आ जाते हो तब आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है। अब ये सिचुएशन 20 पे भी आ सकती है, 25 पे भी आ सकती है, 30 पे भी आ सकती है, सबका डिफरेंट होता है। उसके बाद आपको एक पोर्शन अलग करना है जो आप मंथली SIP करो, जितना मैक्स आप कर सकते हो। अब वो भी सबका अलग अलग होता है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके एक्सपेंसेस कम रखो, है ना, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है जब लोगों का इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंसेस मैच कर जाते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि 50,000 की सैलरी होती है तब भी लोगों का जीरो हो जाता है, 2 लाख की सैलरी होती है तब भी एट द एंड कुछ नहीं बचता है। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि आपके जब इनकम लेवल्स बढ़े तो आपका जो पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा है वो भी बढ़े, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल के अंदर रखोगे, बहुत तेज़ से बढ़ने नहीं दोगे। देन स्टार्ट एट SIP। अमाउंट 5,000 10,000 रुपये। मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर आप 30 साल के लिए SIP करते हो, मे बी यू स्टार्ट एट 30, ख़त्म करते हो 60 पे, 5,000 रुपये की SIP आप करोगे, आपके पास 30वें साल पे होंगे, जब आप 60 होगे तो होंगे करीब 2.5 करोड़ रुपये। ओके, सिर्फ अगर आप 5,000 रुपये ही करते रहो। बट यहाँ पे कैच है, आप हर साल 5,000 की ही क्यों करते रहोगे? बिकॉज आपकी इनकम लेवल भी तो बढ़ेगी। तो एक छोटा सा टर्म होता है स्टेप अप, कि आप SIP बढ़ा दो। आज 5,000 की कर रहे हो, अगले साल 5,500 की करो, उसके बाद उसका भी 10% बढ़ाओ। तो अगर आप ये 10% बढ़ा पाओ, इन 30 ईयर्स यू विल हैव 13.5 करोड़। स्टेप अप SIP से इतना फर्क पड़ जाता है, एंड ये चीज़ भी करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि आप पहुंचोगे 30वें साल तक, सबसे बड़ा जो चीज़ है इन लाइफ, नॉट इन फाइनेंस, दैट इज़ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन फॉलो कर पाओ तो आप लंबा जियोगे भी, ज़्यादा पैसा भी कमाओगे, ज़्यादा खुश भी रहोगे, बट दैट इज़ ऑफ कोर्स टफ टू फॉलो। तो अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर डिसिप्लिन फॉलो कर पाओगे तो ये कैपिटल अचीव करा जा सकता है, बिकॉज ये डिसिप्लिन फॉलो करना इट्स नॉट ईजी। 10 साल तक SIP करना, 20 साल तक SIP करना, 30 साल तक SIP करना, लोग तो सिंपली बोल देते हैं कि भाई हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम कौन करेगा। बट थोड़ा सा सेंसिबली सोचो कि भाई आज की डेट में आप अगर जॉब कर रहे हो, 50 साल पे ही रिटायरमेंट हो जाता है। मतलब क्योंकि इतनी लाइफ हेक्टिक हो चुकी है, सुबह मेट्रो में आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, 50s में अब बॉडी जवाब दे जाती है लोगों की, एंड अगर नहीं दे रही है तो फिर कंपनी आज की डेट में चाहती है यंग एम्प्लॉयज़, तो एवरेज एज धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब आप अपने 50s के अंदर आओगे एंड अगर आपके पास सेविंग नहीं है, कॉर्पस नहीं है, तो कहाँ जाओगे, किससे पैसे मांगोगे, राइट? क्योंकि वो एज होगी आप कुछ इनोवेट भी नहीं कर सकते हो, कोई बिजनेस तो ओपन कर नहीं सकते हो, मे बी बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो ये चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। आपको SIP इसलिए नहीं करनी है कि मैं 60 में मैं क्या एंजॉय करूँगा, क्या करूँगा 10 करोड़ रुपए का। भाई कुछ भी ना करो, यू विल हैव समथिंग, कि भाई पैसा होगा, आप
को किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं होगी, और आप जो पोर्शन इन्वेस्ट भी कर रहे हो दैट इज सरप्लस ऑफ योर इनकम। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये अगर आप खर्च इन्वेस्ट कर दोगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा अमाउंट है। मतलब 5,000 रुपये तो मुझे लगता है अगर डिनर करने चले जाओ महीने में एक बार अच्छी जगह 3-4 लोगों के साथ, तो उतना बिल आ जाता है आपका। तो उतना एक सेक्रीफाइस करके अगर आपको 60s पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है तो वाई नॉट। मतलब एक तरीके का ये रिटायरमेंट ऑप्शन है, हम ये सोच सकते हैं, बट रिटायरमेंट ऑप्शन इससे भी बेहतर है जिस पर हम आगे बात करेंगे। नाउ SIP पर ही टिकते हैं या म्यूचुअल फंड पे ही रहते हैं। देख आज भी ना लोग जो हैं RD और FD में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट को अगर ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से। अगर मुझे एक सिक्योर ऑप्शन चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो कौन सा होगा? देखिए अगर आप 3 साल से कम का टाइम पीरियड है आपके पास, अगर आपको आपके पास पैसा है जिसको आपको अगले साल कहीं यूज़ करना है, मे बी आपको फीस पे करनी है, घर लेना है, कार लेनी है, 3 साल से कम का टाइम पीरियड है, गो विद FD। 3 साल से बड़ा टाइम पीरियड है, गो विद म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 3 साल तक मार्केट गिरता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है आज आप इन्वेस्ट करो 3 महीने बाद मार्केट गिर जाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए आना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म 3 साल से ज़्यादा का ही आपका पीरियड अगर होल्डिंग है तो फिर आप आ सकते हो। FD फॉर श्योर सेफ है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा रखने से अच्छा है तो आप FD करा लो। एक अच्छी चीज़ है FD के साथ कि वो इन्फ्लेशन बीट कर देती है। हर साल 6% से इन्फ्लेशन बढ़ता है, करीब 6-7% का रिटर्न FD भी देती है। तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा बट एटलीस्ट हाँ इन्फ्लेशन आप बीट कर जाते हो, तो उसकी वैल्यू तो इंटैक्ट है। तो FD तो मस्ट है, करानी ही चाहिए। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए सरप्लस पैसा है कि पता नहीं क्या करना है तो फिर मार्केट में डाल दो 3 साल। ओके फॉर एग्जांपल अब मुझे ना इमरजेंसी फंड भी चाहिए, मुझे सिक्योर फंड भी चाहिए और मुझे फ्यूचर ऑप्शन भी चाहिए, और मेरे पास 10,000 है पर मंथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कैसे मैं डिवाइड करूँ? आपके पास इन्वेस्टमेंट फंड इमरजेंसी फंड, जिसमें आपको 6 महीने का या 1 साल का रनवे लेना होता है। अभी ये रनवे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ये आपको एक फ्रीडम दे देता है। आज की डेट में अगर आप हर इंसान के एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए हैं, मतलब ना चाह के भी लोगों की EMIs हो गई हैं, ना चाह के भी लोगों को एक रेंट देना पड़ता है। एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको डजंट मैटर कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको देना ही पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं अगर कोई जॉब स्विच कर देता हूँ या फिर कुछ भी हो जाता है, क्योंकि आजकल जॉब्स भी काफ़ी अनसर्टेन हो गई हैं, कब पता नहीं कब क्या हो जाए, तो एक 6 महीने का रनवे आपके पास होना चाहिए। फिर 1 साल का हो बहुत अच्छी बात है। तो सिंपल है, अगर आपका महीने का 50,000 रुपये का एक्सपेंस है तो आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए एक बैंक अकाउंट में, और वो बैंक अकाउंट भी किसी FD के अंदर प्रोटेक्टेड होने चाहिए, बिकॉज वो भी इन्फ्लेशन बीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 3 लाख रुपए किसी बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। तो 3 लाख रुपए आप जमा कर सकते हो। पहले मैं बोलूँगा कि आप ये 3 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा कर लो, उसके बाद स्टार्ट सेविंग, है ना। अब काफ़ी लोग 1 साल का भी करते हैं, तो आप 6 लाख तक भी जा सकते हो, बट मिनिमम 6 मंथ तो होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है 6 महीने इट्स मोर देन इनफ कि आप एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाओ। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काफ़ी अच्छा टाइम होता है। 6 महीने का रनवे इज़ मोर देन इनफ, स्पेशली अगर आप बैचलर हो, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है तो 6 महीने बहुत होता है। अगर फैमिली है तो हाँ 1 साल का होना चाहिए, बट आई फील 6 मंथ इज़ इनफ। तो आप एक इमरजेंसी फंड पहले रेडी कर सकते हो। अगर 10,000 रुपये हर महीने आप बचा सकते हो, आई फील इन 2.5 ईयर, 2.5 साल के करीब में आपका वो इमरजेंसी फंड आ जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। उसके बाद जो पूरा अमाउंट है वो आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें क्लब करनी चाहिए, जैसे आपका एक इंश्योरेंस भी होना चाहिए, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑल्सो गो विद लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि बहुत कम प्रीमियम होता है। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है और छोटी सी भी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो जो भी इमरजेंसी फंड है वो चला जाएगा, है ना। वो आपने इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाया था, वो आपका पर्पज़ दूसरा था कि अगर एक टाइम पे कहीं हम जॉब चली जाती है तो फिर वो यूज़ होगा, बट एक छोटे से इंस्टेंस की वजह से वो रिस्क में आ जाता है। तो अनसर्टेनिटी से आपको बचा लेगा कि कल को अगर कुछ हेल्थ इशू हो गया तो मेरा वहाँ से मैं क्लेम ले सकता हूँ। तो एक इंश्योरेंस, मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस हो पाए तो आप लाइफ या टर्म इंश्योरेंस भी उसके साथ क्लब करो, एंड दूसरा ये 6 महीने का रनवे आपके पास हो जाए, एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट जर्नी। ओके अगर SIP को मैं डिवाइड करूं कि मुझे जनरली मैं जब 60 इयर्स की हूं तब मेरे पास एटलीस्ट 5 to 4 करोड़ होना चाहिए, तो 20, 30 और 40 अगर इस एज में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए?
सो जैसा कि मैंने बोला, अमाउंट जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना आप कर सकते हो। अब ये सबके लिए अलग है ना, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट मिनिमम 5,000 तो होना ही चाहिए, 5,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम लेवल क्या है ना। अगर आपका इनकम लेवल 5,000 है, आई वुड सजेस्ट 50,000 महीने का है तो मैं सोचूंगा 5,000 आप करो। अगर आपका इनकम 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, देन ऑफकोर्स 5,000 रुपये करो, बहुत छोटा अमाउंट आप करो। तो अपने सैलरी का एटलीस्ट आई वुड से कि 10% तो करो ही करो, है ना। तो अगर 2 लाख की सैलरी है तो गो 20,000, 1 लाख की सैलरी है, गो विद 10,000। मिनिमम 10% करो, बिकॉज आप ये समझो ना, आपके पास 100 रुपये हैं एट द एंड जो आपको मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 50-60 तो लेट्स से एक्सपेंसेस हो गए, एट देन 30-40 बचते होंगे, है ना, जिसमें से 30-40 में कुछ आपकी वांट्स की तरफ से जाएंगे। आपको कुछ लेना है, आईफोन लेना है, लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत सेव कर रहे हो। कुछ भी बाय करना है, 10% तो एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए, जो डजेंट मैटर कि कुछ भी हो जाए, मैं ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से सैलरी आते ही निकाल दूंगी। तो इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 2 तारीख को आ रही है तो एटलीस्ट 5 और 6 को आप ऑटो मैंडेट सेट करके रखो, अपने आप वो अमाउंट चला जाएगा। तो जब आपके अकाउंट में ही आपको नहीं दिखेगा तो अपने आप आपकी स्पेंडिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपने कहा कि म्यूचुअल फंड एक तरीके का बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इनिशियल टाइम पर करते हो। पहले तो एक बेसिक समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और SIP। ठीक है, तो SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। SIP का कॉन्सेप्ट ये है कि हर महीने हम एक छोटा छोटा अमाउंट करें, बिकॉज ये बहुत फीजिबल भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी। अगर मैं बोलूँ कि आपको हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 1 लाख रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे और बहुत सारे लोग कर नहीं पाएंगे। SIP का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि भाई हर महीने इतना अमाउंट मैं यहाँ डालूंगा। और SIP कहाँ कर रहे हो वो एक ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, काफ़ी सारे लोग स्टॉक्स के अंदर करते हैं, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो को भी करते हैं। तो SIP एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ अमाउंट हमारे महीने निकाल देंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल के भी। एक पीरियड के अंदर आप एक अमाउंट निकाल देते हो। एंड उसके बाद ये कहाँ जा रहा है इट डिपेंड्स। तो काफ़ी लोग क्रिप्टो स्टॉक्स में भी करते हैं। म्यूचुअल फंड में यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा आता है, आपसे भी आता है, बहुत सारे लोगों से म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है। लेट्स से उनके पास 50,000 करोड़ रुपीस हर महीने आता है। अब वो 50,000 करोड़ रुपए इन्हें म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल। तो दे फाइंड वेरी गुड स्टॉक्स। अगर स्टॉक्स नहीं होते हैं तो वो कैश में रखते हैं, गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड्स के अंदर करते हैं। और ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। टीम होती है 100-200 लोगों की, वो बहुत अच्छे से रिसर्च करके कंपनी के बारे में पढ़ के वो पैसा आपका पार्क करते हैं एंड वो उस पैसे को मैनेज करते हैं। एंड बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर यू, तो वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं विच इज़ 0.75% टिपिकली। तो अगर 1 करोड़ रुपए वो आपका मैनेज कर रहे हैं तो 75,000 रुपीज़ साल का वो आपसे चार्ज करेंगे। इन रिटर्न आपको करीब 15% रिटर्न भी मिलेगा। तो वो सेट ऑफ हो जाता है। नेट आप प्रॉफिट में रहते हो और उन्हें काम करने का अपना एक्सपेंस रेशियो भी मिल जाता है। ओके, बेस्ट। सो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि कितने म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में। तो मार्केट में करीब 1500 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें से 80% म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं म्यूचुअल फंड बेस्ट कौन सा है ये कैसे चुनूं? हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, मतलब निफ्टी को बीट नहीं कर पाते, मतलब 14% से कम रिटर्न देते हैं। उसमें बात अगर आप 100 में से 80% निकाल दोगे तो करीब 200-300 म्यूचुअल फंड्स बचते हैं जो ठीक ठाक आते हैं एंड ये रिटर्न देते हैं। तो जो भी आप नाम सुनते हो वो यही म्यूचुअल फंड्स होते हैं। निपॉन हो गया, HDFC बैंक, पराग पारिक, दीज आर गुड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपको 3 चीज़ें मेनली देखनी चाहिए। पहला है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर किसी फंड के पास 100 करोड़ रुपए हैं, 200 करोड़ रुपए हैं या 300 करोड़ रुपए हैं तो आप समझो कि वो बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को हायर करके इन्वेस्टिंग नहीं करा सकता है, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो इज़ व्हाट 0.75। तो आपके अगर साल की फंड की इनकम ही 2-3 करोड़ रुपए है तो वो कैसे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को सैलरी दे पाएगा। तो फर्स्ट इज AUM, कि बड़ा AUM होगा तभी आप एक अच्छा इंफ्रा खड़ा कर सकते हो अच्छी रिसर्च कराने के लिए। तो वो मिनिमम 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना बेटर, है ना। मैं हमेशा एक ज़्यादा AUM वाले फंड की तरफ जाऊँगा, भले ही उसमें मुझे 1% कम रिटर्न दिख रहे हो ओवरऑल एवरेज, बट मेरा रिस्क जो है मैनेज हो जाएगा। रिस्क मैनेज हो जाएगा। मुझे पता है कि इनके पास पैसा है, इतना बड़ा फंड है, तो ये लोग ऐसे प्ले नहीं कर रहे हैं और
इतना बड़ा AUM आया, मतलब लोगों ने ट्रस्ट करा है, तो कुछ ना कुछ अच्छी बात है। तो पहले तो AUM बड़ा फंड मैनेज करना होना चाहिए। दूसरा एक टर्म आता है एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड एक फीस चार्ज करता है, टिपिकली 0.75। कुछ म्यूचुअल फंड्स 1% भी चार्ज करते हैं, कुछ 1.5 भी चार्ज करते हैं। एंड ये जितना ज़्यादा कम हो उतना अच्छा, बिकॉज ये एक्सपेंस रेशियो हिडन होता है। जब आप देखोगे ना कितना रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने, तो वो 23% दिखाएगा। ये चीज़ हिडन होती है, ये म्यूचुअल फंड कभी भी नहीं चाहेगा कस्टमर को पता चले, बिकॉज दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। तो वो हमेशा अंडर द पेपर रहता है कि यार ये 0.7% छोटा सा लिखा होता है। तो वो आपको ज़रूर देखना है कितना साल का लेते हैं। टिपिकली आई वुड से कि 0.75 से ज़्यादा ना हो, है ना, या 1% से तो मैक्सिमम से ज़्यादा ना हो, तो वो कम होना चाहिए। तीसरा एक होता है एग्जिट लोड। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में एक टाइम पीरियड होता है कि आप इससे पहले अगर बेचते हो तो हम ये आपसे फीस चार्ज करेंगे, विच इज़ मे बी 1% और 2%, बिकॉज उन्हें ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि वो भी पैसा आपका अपने पास नहीं रखते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर विड्रॉ करता है तो उनके लिए पेन पॉइंट है कि अब वो भी फंड्स विड्रॉ करें और आपको दें, तो वो एक छोटा सा फीस चार्ज करते हैं, विच इज़ एग्जिट लोड। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा अगर 1 साल से पहले बेचता हूँ तो मुझे कितना फीस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खरीद लिया उसके बाद आपको 6 महीने के बाद बेचना था, उस टाइम आपको पता चल रहा है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एग्जिट लोड। तो अगर आप ये 3 चीज़ें देख लेते हो इट इज़ गुड। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो आप हर म्यूचुअल फंड के अंदर देख सकते हो। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड आती है एंड इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो सबसे सेफ होता है, जिनको बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। ओके फाइन, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में। बट रुचित, कैटेगरीज भी होती हैं म्यूचुअल फंड में, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी और कैसे उन कैटेगरीज को चुना जाए? मैं आपको अंडर 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो सबसे सेफ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे रिस्कियर तक आएंगे। सबसे सेफ होता है लार्ज कैप, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में करते हैं, रिलायंस, ICICI बैंक, तो बहुत सेफ कंपनीज हैं बट रिटर्न भी कम देती हैं, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, बहुत कम रिस्क, बहुत कम रिटर्न। उसके बाद आते हैं मिड कैप फंड, जो आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल MRF। यहाँ पे कंपनी का साइज एक एवरेज कंपनी के हिसाब से मतलब 50,000 60,000 करोड़ रुपए रिस्की है, इसलिए रिटर्न भी आपको लार्ज कैप फंड से ज़्यादा देता है। नीचे आता है स्मॉल कैप, सबसे ज़्यादा रिस्की बट सबसे ज़्यादा रिटर्न भी आपको ये इंडेक्स बना के देता है, बिकॉज बहुत छोटी कंपनीज है। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है डिपेंड्स कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपको टाइम पीरियड 5 साल का है तो आप लार्ज कैप के अंदर कर सकते हो। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए करना चाहते हो, लेट्स से आपको 20 साल तक टच ही नहीं करना है, 10 साल के लिए टच ही नहीं करना है, देन यू कैन गो विद स्मॉल कैप फंड्स। अब इसमें से इन फंड्स के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर लार्ज कैप फंड के अंदर करा है तो लार्ज कैप फंड के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकता है, इट इज़ कंपलसरी। स्मॉल कैप के अंदर करा है तो स्मॉल कैप के अंदर ही कर सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि म्यूचुअल मतलब मार्केट की एक साइकिल होती है, कभी कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक साइकिल है, बट ये लोग इस साइकिल का फ़ायदा उठा नहीं सकते बिकॉज ये एक कैप के फंड है। इसका एक सोल्यूशन निकल के आता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड क्या बोलता है कि आप हमें पैसा दो, हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। हम स्मॉल कैप के अंदर हमें लगेगा कि इस टाइम अच्छी वैल्यू मिल रही है तो हम स्मॉल कैप के अंदर कर लेंगे। जब हमें लगेगा स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गया, हम निकाल के अपना पैसा रिलायंस के अंदर डालेंगे। तो ये एक सबसे अच्छा कैटेगरी मुझे लगता है, विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो मेरा भी जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट है एंड किसी भी बिगिनर को मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट एक फ्लेक्सी कैप फंड आप पकड़ सकते हो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज़ ऑल्सो गुड। HDFC बैंक का फ्लेक्सी कैप भी है, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो टॉप फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें भी आपको AUM, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड कम मिले, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने बताया कि फ्लेक्सी कैप इज अ बेस्ट ऑप्शन अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में समझ में नहीं आ रहा है तो। बट अगर मुझे सेफर ऑप्शन चाहिए एंड मैं चाहती हूँ कि यार मैं सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करके भूल जाऊँ और हर वक्त पैसा कटता है, बिकॉज स्मॉल कैप ऑब्वियसली जो है वो रिस्क है और मुझे इन 3 कैटेगरीज में जाना है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा? सो फ्लेक्सी कैप खुद में काफ़ी सेफ होता है बिकॉज आपका पैसा फंड मैनेजर्स मैनेज करते रहते हैं। तो दैट मतलब मैंने बोला 3 साल के ऊपर का टाइम फ्रेम में कोई इशू है ही नहीं आपका सेफ्टी का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो पैनिक नहीं करना है कि इन्वेस्ट करा है 3 महीने हो गए हैं लॉस में है। वो चीज़ अगर आप हैंडल कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप इज़ वेरी गुड। अगर उससे थोड़ा सा सेफ ऑप्शन चाहिए कि आप रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बट सेफ्टी इज़ योर प्रायोरिटी,
तो फिर आप लार्ज कैप फंड की तरफ जा सकते हो। वहाँ Okay. पे बहुत सेफ भी है आपका फंड। आप ये समझो निफ्टी 10% गिर जाए बहुत बड़ी बात होती है, बट स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर जाते हैं नॉर्मली। तो अगर सेफ्टी ही आपकी प्रायोरिटी है, आप रिटर्न्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, तो फिर लार्ज कैप फंड्स बहुत ही सेफर ऑप्शन है। ओके अब जैसे हमारी म्यूचुअल फंड्स पे बात हो गई, अगर समझ लीजिए मैंने कोई गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में भी लोग फेल होते हैं, क्या कुछ रीज़न होते हैं उसके? सो म्यूचुअल फंड्स में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई लोग जल्दी क्विट कर देते हैं। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। आप 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करोगे, 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपये। 15% के रिटर्न के हिसाब से 6 लाख का 12 लाख ही होगा 10 साल के अंदर। बहुत कम लगता है लोगों को, और यहीं पे मैक्सिमम लोग गिव अप कर देंगे कि यार 12 लाख के लिए कौन इन्वेस्टमेंट करे इतना। जब अगला 10 साल आएगा, 20 ईयर पीरियड, उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए, क्योंकि 5,000 रुपये की SIP चल रही है, 6 यहाँ करा 6 यहाँ करा, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 65 लाख रुपीज़ वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हाँ बना है मेरे पास, आई हैव समथिंग। आखिरी के 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपीज़, और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 2.5 CR। ओके तो जो 90% वेल्थ क्रिएट होती है वो आखिरी के 10 साल में होती है, 30 साल के पीरियड में। तो अगर आपने पहले गिव अप कर दिया 20 साल के अंदर, तो आप वो फ्रूट नहीं ले पाओगे। तो वहाँ तक रुकना पड़ेगा। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? पेशेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर आप टाइम पीरियड बढ़ा दो तो हर इंसान स्टॉक मार्केट में अमीर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 30 साल अगर आप दे सकते हो, 5,000 रुपये दे सकते हो, 2.5 करोड़ रुपये आपकी जेब में होंगे। हर इंसान करोड़पति बन सकता है, बट कौन से ऐसे लोग होंगे जो 30 साल तक SIP कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अच्छा, SIP जैसे आपने बताया इंडेक्स में होती है, बट अगर मुझे किसी स्टॉक में SIP करनी है तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट एक कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज आप सोचो आपने 10 साल एक कंपनी में इन्वेस्ट करा और वो कंपनी फिर कुछ हो गया प्रॉब्लम या लॉस में चली गई, तो आपका पूरा 10 साल का सेविंग वाइप आउट हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए कंपनी के ऊपर। आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि हाँ चलो इतना अमाउंट मैंने डाल दिया, वो ग्रो हो जाएगा तब भी ठीक, अगर कम भी होगा तो कोई बात नहीं। आप सोचो आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, एंड आप रिटायरमेंट प्लानिंग सोचो आप 60 पे आया एंड अब आपके पास पैसे नहीं है बिकॉज आपने एक स्टॉक के अंदर SIP करी। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड में आप ये मान लो 15 नहीं तो एवरेज आपको 13% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। ओके, एज यू से कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करें? सो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हो तो आपका स्टॉक्स के अंदर तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं आपका पैसा एक स्टॉक के अंदर लगा है, मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। फ्लेक्सी कैप में कर रहा है तो मल्टीपल कैप्स के अंदर भी लगा हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो वहाँ तो डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना भी है तो मैं बोलूँगा 2 म्यूचुअल फंड्स ले लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 3 ले लो बस। इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड रखने नहीं चाहिए। ओके, 3 म्यूचुअल फंड्स हाँ, आर गुड इनफ, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है। ओके, अगर आपने एक लार्ज कैप निपॉन के फंड में करा है, दूसरा HDFC बैंक के, तो वो एक ही जगह पैसा जा रहा है। ओके, क्योंकि लार्ज कैप ही म्यूचुअल फंड है ना। हाँ। वो करेगा तो रिलायंस में, करेगा तो HDFC में, हाँ। बट आपने 2 ले लिए, क्या फ़ायदा है? तो एक ही लार्ज कैप में करो, एक ही मिड कैप में करो, एक ही फ्लेक्सी कैप में करो। अगर आप 2 में करो तो ओवरलैपिंग है, वो काम दोनों एक ही का कर रहे हैं, बट आपने बस क्वांटिटी बढ़ा लिया, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं। आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको इक्विटी में अपना 100 माइनस एज इन्वेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। लाइक आई एम 21, तो मेरा इक्विटी के अंदर 79% इन्वेस्टमेंट हो सकता है, 100 माइनस माई एज। तो अगर कोई 30 साल का है तो वो 70% इन्वेस्ट कर सकता है, 40 साल का है तो 60% इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी के अंदर। बाकी का जो बचा हुआ है, जैसे 21% बचा हुआ है, ऑल्दो मैं तो 100% करता हूँ, बट आइडियली आई विल रिकमेंड कि 21% आप किसी सेफर ऑप्शंस के अंदर डालो। मे बी गोल्ड, सिल्वर, है ना, मेटल्स की तरफ आप जा सकते हो। 10% गोल्ड के अंदर हो गया, 10% सिल्वर के अंदर हो गया। कुछ मैंने अपने पास रख लिया है कैपिटल, कभी क्रैश आया तो मैंने इन्वेस्ट करा, वैसा वाला चीज़ हो गया। अब अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात निकली है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 तरीके हैं। सबसे वर्स्ट से बेस्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे ख़राब तरीका इन्वेस्ट करने का है ज्वेलरी। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है इन्वेस्ट। अगर आप ज्वेलरी खरीदने के लिए पहन रहे हो तो आप समझो आपने अपने शौक के लिए खरीदी है, वो आपको पहननी है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हो बहुत ख़राब डिसीजन है, बट अगर पहनने के लिए ले रहे हो लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज देना होता है, GST देना पड़ता है। मतलब आप समझो आप गोल्ड के ऊपर 12% और दे रहे हो। तो जो 12% आपने और दिया, ये किस बात का दिया? इन्वेस्टमेंट में घाटे का सौदा है। उसके बाद आता है कि आप फिजिकल गोल्ड दो इन टाइप ऑफ ब्रिक्स,
है ना, आपने सोने की ईंट खरीद ली है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको GST 3% देनी पड़ती है, बट मेकिंग चार्ज 0 हो जाता है, बिकॉज वो आपने एक गोल्ड कॉइन ले लिया है, कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सा है, आपने उसको रखा। इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी का कंसर्न रहता है। आप अगर आपने गोल्ड लिया है उसे बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लॉकर लेना पड़ेगा, घर पे सिक्योरिटी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो एक हेडेक रहती है हमेशा कि भाई ऐसा नहीं चोरी होगा, बट ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उससे अगर मुक्त रहना चाहते हो, बेस्ट ऑप्शन है गो विद गोल्ड ETFs। जितना रिटर्न गोल्ड आपका देंगे उतना ही रिटर्न ये आपको देगा। मतलब अगर गोल्ड साल का 16% बढ़ा, ये ETF भी 16% बढ़ेगा। बहुत सारे ETF हैं, फॉर एग्जांपल टाटा गोल्ड 10 रुपये का आता है, गोल्ड 20 करीब 100 रुपये का आता है। दोनों ETFs के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड फिजिकल गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, ETF का आपने टॉपिक निकाला, व्हाट इज ETF? ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो होती क्या है कि अगर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डूब सकती है। हाँ। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत चल भी सकती है तो पैसा 100 गुना भी हो सकता है, बट 0 भी हो सकता है, आप लॉस में भी आप जा सकते हो। तो इसको सेट ऑफ करने के लिए लोग ETFs के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। ETF इज़ लाइक बास्केट, कि एक फल लेने से, एक फ्रूट लेने की जगह मैंने पूरा बास्केट ऑफ फ्रूट ले लिया। थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया, एक बनाना ले लिया, एक एप्पल ले लिया, थोड़ा सा ग्रेप्स डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेफर बेट हो गई मेरे पास, इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 फ्रूट। तो ये बास्केट में मुझे सब कुछ मिल गया, थोड़ा सा रिलायंस मिल गया, थोड़ा सा ICICI मिल गया, थोड़ा सा ITC मिल गया, थोड़ा सा MRF मिल गया। तो यहाँ पे मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। अब अगर एक कंपनी इसमें से बंद भी हो जाती है तो कोई इशू नहीं, बिकॉज मेरा बाकी की जो 50 कंपनीज है वो बची रहेंगे। तो ये होता है ETF। अब ETF भी हर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका भी ETF आता है, जैसे बोलते हैं निफ्टी 20, निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक बास्केट आती है 150 कंपनीज मिड कैप, वो भी आता है, मिड 150 की इस नाम होता है ETF का, उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप की भी एक बास्केट आती है, 250 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो है मिड 150 केस, नहीं HDFC SML 250 ETF आता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कौन सी बास्केट में आप करना है आप डिसाइड करो, जितना बड़ी कंपनीज में करोगे उतना सेफ रहेगा। सिमिलर हाँ, जितना बड़ी कैप पे जाओगे सेफ है, जितना छोटे पे जाओगे रिस्की है। यहाँ पे फायदा क्या है, म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो है लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे इनको ये नहीं देखना है किस कंपनी में करना है किस में नहीं करना है। इन्होंने बोला टॉप 150 कंपनी, तो जो भी टॉप आ रही हैं जिनके मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी है उसमें डाल दिया, आंख बंद करके। उनको खुद से कोई रिसर्च नहीं करनी। तो म्यूचुअल फंड को 100 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी, इनको 5 लोगों की रखनी पड़ेगी। इनको बस ट्रैकिंग करानी है कि अच्छा ये कंपनी नीचे आ गई है, 160 पोजीशन पे आ गई, इसमें से निकालो, ये नई कंपनी 150 के अंदर एंटर हुई है, इसके अंदर डालो। तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो इट्स लाइक 0.1 0.2%, वो बहुत कम होता है। 5 ETF जो सबसे बेस्ट है आपके नज़रिए से, बट लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये कोई एडवाइस नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनसे पूछ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो अप टू यू। एक ऐसा भी ETF है जिसने 22% की रिटर्न दी है, उसका नाम भी बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 20, टॉप 150 कंपनीज मिड कैप कैटेगरी के अंदर HDFC, टॉप 150 कंपनीज मिड कैप कैटेगरी के अंदर मिड 150 की जीरोधा का ETF है। टॉप 250 कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर HDFC SML 250। उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए टाटा गोल्ड 10 रुपये का ETF है, इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो 50 कंपनीज आने वाली हैं निफ्टी 50 के अंदर उनका इंडेक्स है, बिकॉज ये नेक्स्ट 50 का पार्ट है तो ग्रोइंग कंपनीज है एंड इसीलिए ज़्यादा आपको रिटर्न्स भी देते हैं। इसमें ETF का नाम है जूनियर पीस, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न इन 5 में इसका है, रिस्की भी ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कंटिन्यू गोल्ड ऐसे ही आगे बढ़ेगा? कोई भी एसेट होता है ना अपने एवरेज के पास आ जाता है। हाँ. मतलब अगर ये एवरेज है तो कुछ टाइम के लिए एवरेज के ऊपर जाएगा, फिर उसे वहाँ पे आना ही पड़ेगा। अब अगर आप गोल्ड का एवरेज देखोगे दैट इज अराउंड 10-11%। लास्ट 5 सालों के अंदर 16% रिटर्न दिए एवरेज, विच इज़ वेरी गुड।
अब धीरे कहीं ना कहीं से फिर से इस एवरेज के पास आना ही है, बिकॉज मैं आपको 10% जो रिटर्न बना रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट 10-20 ईयर्स, डेकेड्स का है, बहुत पुराना एसेट है ना, 100 साल से ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, आज़ादी से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट से भी पुराना। सिक्योरिटी के तौर पे आज भी गोल्ड को हाँ, सबसे फर्स्ट रखा जाता तो है। उसका पूरा 100 साल का एवरेज 10% का है, तो कहीं ना कहीं अपने एवरेज के पास आएगा ही। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ ही नहीं सकती है। गोल्ड का कोई बस यूजेज, बस सिक्योरिटी पर्पस के लिए लोगों को अपना ये रहता है कि हाँ ये सेफ एसेट है, सेफ हेवन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ कोई है नहीं, लोग ज्वेलरी पहन सकते हैं, रख सकते हैं, तो ऐसा बढ़ने का कोई बहुत बड़ा रीज़न तो मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। तो इन फ्यू ईयर्स मुझे लगता है कि रिटर्न थोड़ा सा कम होगा, कम होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ क्रैश हो जाएगा, रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ से। सो नाउ गोल्ड इज बेस्ट और सिल्वर? अभी आगे, यहाँ से आगे अगर मुझे इन्वेस्ट करना है मेटल में, तो गोल्ड और सिल्वर? यहाँ पे मैं आपको अपना एडवाइस नहीं, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ व्हाई आई फील सिल्वर इज बेटर। कुछ सालों में हो सकता है लोगों को आपको सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हुए भी दिखे, बिकॉज गोल्ड इतना अनअफोर्डेबल हो रहा है। आपको मतलब आप सोचो 10 ग्राम 1 लाख रुपए का हो चुका है। अब अगर किसी को 10,000 20,000 में ज्वेलरी खरीदनी है, अभी बात चल रही है कि 9 कैरेट का गोल्ड इंट्रोड्यूस करा जाए। अभी 16 कैरेट आता है मिनिमम। वो बोल रहे हैं, ज्वेलर्स बोल रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, इसको 9 कैरेट का लाओ, क्योंकि भाई जिसको 10,000 में 20,000 में कुछ खरीदना है पहनने के लिए, वो खरीद ही नहीं सकता है। तो ये एक अफोर्डेबिलिटी वाली बात होती जा रही है। गोल्ड तो भाई बाहर ही निकलता जा रहा है। अगर हम सिल्वर की ऑन द अदर हैंड बात करें, ज्वेलरी में यूज़ होता है, गोल्ड जितना स्केल नहीं है बट ऑलरेडी यूज़ होता है। दूसरा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ है। आज के डेट में आपके फ़ोन के अंदर सिल्वर का यूज़ हुआ है, आपके सोलर पैनल्स के अंदर यूज़ होता है। एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजम्पशन है, सोलर पैनल्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ईवीज़ के अंदर भी इनफैक्ट यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड भी बढ़ेगी। एंड इसीलिए अगर आप सिल्वर देखोगे तो गोल्ड के लगभग बराबर रिटर्न दिए हैं। ऐसा नहीं है सिल्वर बहुत पीछे, लोगों को बस पता नहीं है। हाँ, अभी सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो गोल्ड में लोग थोड़ा सा ज़्यादा, सबके पास होता है ना गोल्ड, तो लोग थोड़ा उसके न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है सिल्वर इज गोइंग टू आउट परफॉर्म गोल्ड। ओके, नेक्स्ट इन 2 to 3 ईयर। हाँ, इजीली। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, मुझे अब मार्केट में एंटर होना है इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्ली मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रही हूँ। 3 से 4 बेसिक चीज़ें जो मुझे इनिशियल टाइम में करनी पड़ेगी। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, देन यू कैन गो विद इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी, इनकम क्रिएट नहीं होगी। दो अलग अलग चीज़ें। आपको स्टॉक मार्केट से 20 साल बाद, 10 साल बाद पैसा निकालना है, या अभी आपको निकालना है, ये 2 चीज़ें आती हैं। दोनों पे आते हैं। अगर आपको बहुत टाइम बाद निकालना है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो फिर म्यूचुअल फंड है, ETF है, स्टॉक्स है, आप बढ़िया डालो। आज डाल रहे हो, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप निकालोगे। ये ऑप्शन सबसे सेफ है, और इसमें जो भी पैसा डालेगा बनाएगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर आप डाल लो, 10 साल के अंदर लॉस हुआ ही नहीं कभी, तो यू विल मेक मनी, बट टाइम किसके पास है? लोगों को क्विक पैसा चाहिए। तो लोग इसको कहते हैं, अरे साइड, ये नहीं करना है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ अभी का कुछ। तो अभी में एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग, कि आप 100 रुपये का स्टॉक आज सुबह खरीदो, वो स्टॉक या तो 100 रुपये से 105 जाएगा, या तो 95 आएगा। मैं एनालाइज करूंगा, मुझे लगता है 105 आएगा, जब 105 आएगा मैं बेच दूंगा। सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बट जब करने जाओगे तो बहुत टफ लगेगा और मुश्किल भी है। इसीलिए 93% ट्रेडर्स लूज मनी, 1% ट्रेडर्स मेक मनी, और वो भी साल का 1 लाख बनाते हैं। तो ये बहुत टफ स्पेस है। आप ये समझ लो, एक ट्रेडर बनना उतना ही मुश्किल है जितना एक CA निकालना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना मे बी कैट की प्रिपरेशन करना है, राइट। 99% फेलियर रेट है। 1-2% लोग जो हर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं वो यहाँ भी होते हैं। और जो इंसान यहाँ सक्सेसफुल होता है ट्रेडिंग के अंदर, आप समझ लो वो इंसान हर फील्ड के अंदर हो सकता है। बिकॉज एक ट्रेडर बनने के लिए जो डिसिप्लिन चाहिए, वो अगर डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाए तो आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे, आपके कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, आप बिजनेस अगर करने जाओगे वो भी अच्छा होगा। जैसे बोलते नहीं लोग ITians होते हैं, वो हर चीज़ अच्छी कर लेते हैं, बिकॉज वो हैं डिसिप्लिन। एक उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन निकाला हुआ है ना। उसके बाद वो एक कॉलेज के अंदर एंटर हुए हैं, जो नहीं कर पाते, जो लाखों की भीड़ में वो 1000 आए हैं, तो वो ऑलरेडी एक समझ लो आपने एकदम बेस्ट क्रीम ऊपर की निकाली हुई है। अब वो कुछ भी करेंगे वो अच्छा कर ही जाएंगे। तो जो इंसान ट्रेडिंग करने भी आता है
तो 100 लोग में 2 ही सक्सेसफुल होते हैं, बट 2 लोग इसलिए होते हैं बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दे आर गुड विद नंबर्स, दे आर गुड एट मैनेजिंग देयर इमोशंस, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट तो वही आता है। ट्रेडिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको आपके डिसीजन का सही है गलत तुरंत पता चल जाता है। बाकी लाइफ में कोई डिसीजन में ऐसा नहीं होता है। आज हमने डिसाइड करा हम ये पॉडकास्ट करेंगे, इट इज़ अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन आपको महीनों बाद पता चलेगा, जब ये पॉडकास्ट चले ना चले, एक लर्निंग होगी आपकी। ट्रेडिंग में तुरंत पता चल जाएगा। तो वो इतना लर्निंग कांस्टेंट होती रहती है आपकी, और इतना इमोशनल टोल आपके ऊपर आता है, इतना स्ट्रेसफुल काम है। मतलब मुझे लगता है ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू मेक ईजी मनी। कुछ और कर लो भाई, ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। एंड अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स सक्सेस रेट इज़ वेरी लो, बट अगर आप पैशनेट हो। मैंने खुद इस बारे में पढ़ा हुआ है कि 90% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हैं, ठीक है, और कमाने वाले तो कुछ और ही लोग हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम गंवा रहे हैं, 90% से ज़्यादा लोग गंवा के बैठे हैं, कमाने वाले सिर्फ 1% है। इवन 1% में भी कितना कमा रहे हैं वो सुन के शौक लगता है। एग्जैक्टली आप ये समझो ना कि आप अगर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, आप एक सिंपल सी गन लेके निकले हो, और उधर साइड में जो पार्टी जिससे आप लड़ रहे हो उनके पास टैंक्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स हैं, है ना, बड़े बड़े जेट्स हैं, एडवांस जेट्स हैं। ये इतना ही डिफरेंस है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। यू आर इन वॉर अगेंस्ट बिग इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास आप सोचो चैट जीपीटी, ये क्लॉड, ये सारे टूल्स अब लोगों के लिए एक्सेसिबल हुए हैं। सोचो आप पब्लिक के लिए अब एक्सेसिबल हुए हैं, तो ये बने कब होंगे? बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, ये ब्लैक रॉक का सॉफ्टवेयर है। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को फेच करके बताता है कि सिक्योरिटीज़ का प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। प्रिडिक्शन, रियल टाइम प्रिडिक्शन। मतलब अगर किसी सीईओ का इंटरव्यू भी हो रहा है ना, अर्निंग में वो रिएक्शन, जैसे कभी कभी जब पॉजिटिव अर्निंग आती है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इतनी छोटी डिटेल्स, जैसे वो आया है फेशियल स्कैन करके दे विल प्रेडिक्ट कि किस हिसाब से उसका रिजल्ट होगा, अभी पोजीशन बना लेते हैं उस हिसाब से। इतना एडवांस एनालिसिस ये लोग करते हैं। ऑफ कोर्स इसका एक्सेस पब्लिक के पास नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब्सक्रिप्शन लेते हैं अलादीन का, एंड अलादीन पे हर दिन $10 ट्रिलियन ऑफ मनी ट्रेड होता है। 10 ट्रिलियन, इंडिया के जीडीपी 3.5-4 ट्रिलियन की है, तो इतना अमाउंट ट्रेड होता है। अब आप आए हो ट्रेड करने के लिए, आपके पास एक छोटा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, एक लैपटॉप है, और आप इतने बड़े मार्केट से ट्रेड करने आए हो, तो इट इज़ वेरी टफ टू मेक मनी। तभी 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं। जो 10% लोग बनाते हैं वो ये बिग प्लेयर्स। अच्छा, तो अगर इतने लोग गंवा रहे हैं पैसा, तो कमा कौन रहा है? इट इज़ अ जीरो सम गेम। ओके, जो 10% है वही सारा पैसा लेके जाते हैं। ओके, अगर यहाँ पे 100 लोग 1,000 रुपये दें, और आप समझो पैसा क्रिएट तो नहीं हुआ, अगर मैंने कमाया तो सामने वाले लूज करा, तो 90% ट्रेडर्स ने जो लूज करा है वो 10% लोगों ने कमाया। और 10% लोग कौन कमा पाएगा? जिसके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, अच्छा इन्फॉर्मेशन एज होगा, बेटर डिसिप्लिन होगा, तो वो सारी चीज़ें करके पैसे कमा रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब अगर स्टॉक मार्केट में जैसे कि बहुत लोगों को हम देखें, ट्रेडिंग अगर नहीं करनी है, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं स्टॉक्स कैसे चुनूँ? स्टॉक्स चुनने के लिए आपको थोड़ा सा बिजनेस समझना आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोगों को लगता है कि यार हमें की बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, CA CFA बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक अगर आप यूज़ करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंट, ज़ूडियोस। अब ज़ूडियोस में आपको भीड़ दिख रही है, कॉन्टिन्यूसली दिख रही है, आपको दिखता जा रहा है, इसके हर शहर में ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, तो इट इज़ लॉजिकल कि भाई इनका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। 5 साल में आप रिटर्न देख लो, मैसिव रिटर्न दिए। तो बस आपको इतना समझना था कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। जब भी आपको पहला स्टोर दिखाओ, दूसरा स्टोर दिखाओ, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए था, यार दिस इज़ अ गुड कंपनी, आई विल इन्वेस्ट इन इट। करा होता है, आपने 500% रिटर्न बना ली होती। तो नॉर्मल लॉजिक भी अगर आप यूज़ करोगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो। आपको बस अपने अराउंड देखना है कौन सी कंपनीज आपको अच्छी दिखनी है। पहला तो ये सबसे लॉजिकल चीज़ है, बिजनेस स्टडी करो। एक बार आप बिजनेस पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, अब इसमें बहुत सारे रेशियोज होते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आना चाहिए, बैलेंस शीट एनालिसिस आना चाहिए, शेयर होल्डिंग एनालिसिस आना चाहिए। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बहुत अगर आप करते हो बेटर है, बट इन शॉर्ट मैं इतना बोलूँगा, एक अच्छा बिजनेस अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो आप
अच्छा पैसा बना सकते हो, एंड ये आप अपनी एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके कर सकते हो। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट, आप पता कर सकते हो कौन सी मेडिसिन है जो बहुत तेज़ी से बिक रही है, नॉट मी। अगर आपको लग रहा है कि यार आजकल लोग बहुत मूवीज़ देखने जाते हैं, तो एक ही कंपनी है जो लिस्टेड है मार्केट, PVR आइनॉक्स, वो आपका प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा तो वो होगा ही होगा, और आपको लग रहा है यार 900 करोड़ की बजट की मूवीज़ बन रही हैं, कैसे पैसा कमाएंगे तो इसके थ्रू, और अगर मूवीज़ कमाएंगी तो थिएटर्स भी कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक इन्फॉर्मेशन क्लब करनी पड़ेगी, एक लॉजिक यूज़ करना होगा, एंड उसके बाद आप कंपनीज अच्छी पिक कर सकते हो। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप 4 कंपनीज पिक करोगे, 2 नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक शायद लॉस में होगी, बट एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। एंड यप, आप इन नॉर्मल नेक्स्ट 5 सालों के लिए कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम करेंगे? सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आउट ग्रो करने वाली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ों की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगी, ओवरऑल टेक्सटाइल सर्टेन ब्रांड्स विल ग्रो, बट टेक्सटाइल एज ए इंडस्ट्री विल ग्रो एट सिंपल 5-6%, जो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। बहुत तेज़ी से तो ग्रो कर नहीं सकती है। Right. कुछ ब्रांड्स ग्रो करेंगी, हाँ ये सर्टेन ब्रांड है, इसने एक अच्छा कपड़ा डिज़ाइन निकाला तो ये ग्रो। सेक्टर एज ए इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। TMT बिजनेस है, स्टील बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, सीमेंट बिजनेस है, दिस विल ग्रो जिस स्पीड से ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि 2025 के अंदर एकदम से इतनी बिल्डिंग बन जाएंगी जो कभी नहीं बनी, बट कुछ सेक्टर्स हैं जो बाकी सेक्टर्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मैनेजमेंट। अब अभी तक हमने वेस्ट को बिल्कुल भी मैनेज नहीं करा, अभी भी नहीं कर रहे हैं, बट ये एक प्रॉब्लम है जिससे सबको डील करना है। वाटर क्राइसिस, गवर्नमेंट ने बोला है 2030 तक 40% इंडियंस विल नॉट हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, और ये प्रॉब्लम है। आज आप मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाओ, पानी कितना मुश्किल हो रहा है, ग्राउंड वाटर, अभी गर्मी आई थी, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वाटर क्राइसिस सॉल्व करने वाली जो कंपनीज़ हैं, ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। डेटा सेंटर, AI के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आपको अगर एक सेक्टर मिलता है विच विल आउट परफॉर्म अदर सेक्टर्स, तो सबसे पहले वो सेक्टर ढूंढो। अभी जैसे डेटा सेंटर हर साल 50% 60% कैगर से ग्रो हो रहा है, बिकॉज AI का यूज़ हो रहा है। आप एक ChatGPT करते हो, बहुत कंप्यूटिंग पावर वहाँ पे जाती है, वो हो गया। अब कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारा डेटा बाहर स्टोर हो, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऐप्स बैन कर देती है, कभी कभी वेबसाइट बैन कर देती है, क्योंकि डेटा रिस्क है ना, हमारा डेटा बाहर जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर सर्वर लगाओ। अब ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ हम सर्वर सेटअप करके दे देंगे आपको, हमारे सर्वर्स में आप अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर, तो ऐसी कंपनीज को आप ढूंढो, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करो, वो आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगी। अभी जैसे पावर डिमांड आप देखो, अब जैसे ही समर्स आते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलता है, और सबसे कॉमन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर चल गया, वायर चल गया, ये चीज़ हो गई। अब जो कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है। जैसे आप देखोगे कंजम्पशन लोगों का बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। तो आप देखो कौन से लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो इफ़ यू जस्ट यूज कॉमन सेंस एंड हैव थोड़ा सा डिसिप्लिन, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, लॉजिक और कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे, बहुत आसान है पैसा। बस ग्रीड नहीं आनी चाहिए रास्ते में। शेयर मार्केट में सबसे सेफेस्ट सेक्टर कौन सा लगता है? सबसे सेफ सेक्टर इज FMCG, रिटेल इज ऑल्सो, क्योंकि अब सबसे लास्ट में कहीं स्पेंडिंग कट होगी तो वहीं कट होगी। अगर लेट्स से कुछ इकोनॉमी में क्राइसिस आता है, GDP डाउन टर्न के अंदर होती है, किसी की जॉब चली जाए, तो पहले वो अपने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देगा, बाहर जाना कम कर देगा, फ्यूल कम कर देगा, गाड़ी बेच देगा। सबसे आखिरी में आएगा कि यार चलो 15 रुपये का मैगी के पैकेट की जगह 6 रुपये का खरीदते हैं, वो सबसे आखिरी में आएगा, है ना। तो वो सबसे सेफ रहता है। एंड इवन जब थोड़ा सा इकोनॉमी डाउन टर्न में आती है, तो यहाँ पे भी कंजम्पशन आपको बढ़ता हुआ दिखता है। तो सबसे सेफ तो FMCG है। ओके। और अगर समझ लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 5 सालों के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी ऐसी बेस्ट कंपनीज हो सकती हैं जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और मोनोपोली कंपनीज हो वो? सो आप अपनी मोनोपोली कंपनीज इन्हें बोलते हैं। मोनोपोली कंपनीज मतलब कि भाई मेरे पास जो बिजनेस है ये मेरा ही रहेगा, कोई और इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल IRCTC। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि टिकट का काम रेलवे के लिए आप ही कर सकते हो। ओके।
कोई और कंपनी कर ही नहीं सकती है। केटरिंग सिर्फ हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कल को कोई प्राइवेट फूड मतलब ढाबा की कंपनी आएगी बोला चलो ये राजधानी एक्सप्रेस का हम खाना बांट देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती है, 10 साल पहले भी कर रही थी, अभी भी करेगी, आगे भी करेगी। तो अगर आपको लगता है रेलवे का बिजनेस ग्रो करेगा तो IRCTC इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अभी ये कंपनी है कैंप्स। कैंप्स क्या करती है? म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। आपकी जितनी भी SIP, जितने भी लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इवन जो नया जियो या ब्लैक रॉक का बिजनेस आ रहा है म्यूचुअल फंड, इसमें भी इसको ही फ़ायदा होगा बिकॉज 65% मार्केट शेयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर इसका ही है। उसके बाद देयर इज़ CDSL। आपके जो ब्रोकर हैं वो आपके शेयर्स रखते नहीं हैं, रखते हैं डिपॉजिटरी। आप CDSL के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MCX, अब कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर 95% मार्केट शेयर है, जो ट्रेडिंग होती है जितनी भी वो सारी यहीं पे होती है। उसके बाद कोल इंडिया है, कोल का 95% मार्केट शेयर है। एंड देयर आर मेनी मोनोपोली कंपनीज, जो मुझे 4-5 नाम याद है मैंने। हमने कई बार नितिन गडकरी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हुए सुना है इंफ्रास्ट्रक्चर और EV के बारे में। EV का मार्केट एक्चुअल में भारत में कितना बड़ा है? EVs ग्रो हो रही हैं, बट 2-व्हीलर EVs बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही हैं। 4-व्हीलर्स में लोगों को यहाँ भी थोड़ी सी झिझक है, बिकॉज एक रेंज बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है अभी। मतलब काफ़ी सालों से रेंज इज स्टक। 2022 से अगर आप देखोगे सेम नेक्सॉन आती थी विद सेम रेंज, अभी भी आती है विद सेम। तो जब तक ये एक रेंज नहीं सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम अप टू 500-600 बजट के अंदर, तब तक ये काफ़ी मुश्किल है। 2-व्हीलर्स के अंदर काफ़ी हैवी अडॉप्शन देखने के लिए मिला है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि EV एक बहुत नई चीज़ है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट होने में और प्रूव करने में एटलीस्ट 1 डेकेड लगता है। अब फॉर एग्जांपल लोग मारुति पे लोग इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं मारुति की कार्स पे? बिकॉज दे हैव प्रूव्ड। आपको 20 साल पुरानी गाड़ी दिख जाएगी आज बहुत ही अच्छे से चलते हुए एट वेरी लो मेंटेनेंस। तो उन्होंने दिखा दिया है प्रूफ करके, टोयोटा ने दिखा दिया है कि भाई हम 4 लाख किलोमीटर के बाद ऐसे चलते हैं। EVs को भी ये चीज़ प्रूव करनी बाकी है। अभी वो नहीं पता है कि EV की कार लेने के बाद 6 साल बाद बैटरी ख़राब होती है तो क्या होता है, वो बैटरी का खर्चा कितना आएगा। तो अभी लोगों को अपना एक इन्वेस्टमेंट, अब कार इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, लोग एक लंबे समय के लिए लेते, तो लोग श्योर नहीं है, बट आएगा EV की तरफ। दैट इज़ वेरी मच होना ही होना है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है कि अगर साल में 100 कार्स हैं तो उसमें से 2% रिप्लेस होती हैं। आप समझो ना, मैक्सिमम कार्स तो वही हैं जो चल रही हैं। अगर एकदम से लोग सारी कार्स बिकना बंद हो जाए, EVs ही बिकना स्टार्ट हो, तब भी आपको कम से कम 20 साल लगेंगे टू मेक इट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट अभी क्या हो रहा है, EVs बिक रही हैं 10%, 90% आपको वो दिख रही है। तो धीरे धीरे जैसे इंफ्रा बढ़ता है, बैटरी कंजम्पशन बढ़ता है, एंड मुझे लगता है भाई 2035 एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर EVs के पास आ जाएगा। बट अभी थोड़ा सा अनसर्टेन है। बट हाँ, आप इन्वेस्टिंग के अंदर वो चीज़ ला सकते हो कि भाई कौन सी कंपनीज़ हैं जो EVs इंफ्रा को सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो EV पार्ट्स बना रही हैं, कुछ केमिकल बना रही हैं, कुछ बैटरीज बना रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स बना रही हैं कार्स के लिए। तो वो आपको रखना है कि भाई अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये कंपनी अगर कार बनाने जाएगी तो ये मोटर कौन सप्लाई करेगा? अच्छा, ये कंपनी सप्लाई करेगी, तो यू कैन इन्वेस्ट इन। अभी अगर आप देखोगे ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज, मैसिव ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। 5 मोनोपोली कंपनीज कौन कौन सी हैं? डिफेंस कंपनीज आर माई फेवरेट। पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये कंपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल तेजस एंड बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी। उसके बाद आ जाती है हमारी मैज़गांव डॉक एंड कोचिन शिपयार्ड, दोनों ही इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स बनाती है। इसके बाद भारत डायनेमिक्स जो मिसाइल्स बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की, तो IRCTC मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इंडियन रेलवेज़ के लिए केटरिंग का काम करते हैं। एंड उसके बाद आई ऑल्सो लाइक CDSL, जो डिपॉजिटरी है। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो स्टॉक मार्केट के अंदर 60% शेयर्स यही कंपनी रखती है। सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है, एंट्री बैरियर है, बहुत सेफ सेक्टर है ये। ओके, 5 ऐसी कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देती हैं। मैक्सिमम जो PSU कंपनीज है वो अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, आपको एक रेगुलर 5-6% का डिविडेंड मिलेगा। जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा BPCL भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ITC इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड स्टॉक। शेयर प्राइस एप्रिशिएशन भी मिलता है एंड आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। इसके अलावा एक है वेदांता, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, काफ़ी रिस्की बिजनेस है, बट डिविडेंड वाइज इट इज़ वेरी गुड। बट आई एम वेरी श्योर अबाउट शेयर प्राइस एप्रिसिएशन।
उसके बाद एक और कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, शेयर प्राइस अप्रिशिएशन भी मिलता है, ठीक ठाक डिविडेंड भी आपको देख। ईवी सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, कौन सी 5 कंपनी है जो ईवी को सपोर्ट करती है? सो पहली है ओला इलेक्ट्रिक, बहुत अनसर्टेन बिजनेस है, बहुत लोगों को लगता है बंद हो जाएगा एंड वो सही भी हो सकते हैं, बट अगर चल जाता है तो शेयर प्राइस भी चल सकता है। तो ओला इलेक्ट्रिक वेरी रिस्की, बट हाँ इस सेक्टर के अंदर है तो नाम लेना ज़रूरी था। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की ये कंपनी बसेस बनाती है, ईवी बसेस के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है। एंड ऑफ कोर्स हम टाटा मोटर्स को तो भूल ही नहीं सकते हैं। टाटा मोटर्स इज लाइक 75% मार्केट शेयर है 4 व्हीलर के अंदर, ईवीएस के अंदर, तो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद बजाज एंड टीवीएस मोटर्स, तो ये लोग भी अपनी 2 व्हीलर ईवीज लेके आ रहे हैं एंड ये लोग अब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू ओला एंड एथर जो पहले फर्स्ट मूवर्स थे, अभी काफ़ी अच्छे से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प इज 25% 28% मार्केट शेयर इन 2 व्हीलर मार्केट। एंड उसके अलावा देयर आर कंपनीज जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं ईवीएस के लिए, फॉर एग्जांपल गैब्रियल, सोना BLW, तो इसमें भी आप देख सकते हो। ओके, अगर मुझे एफडी और म्यूचुअल फंड से बेस्ट रिटर्न चाहिए, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? एफडी और म्यूचुअल फंड से बेस्ट रिटर्न आप ETF की तरफ जा सकते हो। एफडी में आपको 7% मिलेगा तो ETF में आपको 14% मिलेगा, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंट, मतलब डबल का रिटर्न आपको मिलता है। 2-3 ETFs आपको बता देता हूँ। यू कैन गो विद निफ्टी 20, बहुत सेफ है। आपको अगर गोल्ड की तरफ जाना है वो भी आप कर सकते हो। टाटा गोल्ड 16% रिटर्न दिए 5 सालों में, विच इज़ वेरी ग्रेट, इंडेक्स को भी बीट करा है, स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न दिए। एंड उसके बाद अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, जूनियर पीस पे भी आप जा सकते हो। ओके, 5000 से ज़्यादा कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, कौन सी बेस्ट है, कैसे समझे? 5 पैरामीटर्स बताइए। 5 चीज़ें जो देखनी चाहिए कंपनी के अंदर। पहला इसका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं तो बचता आपके पास कितना है, ये आप देख लो। उसके बाद आप देखो कि स्मार्ट मनी खरीद रहा है या डम मनी खरीद रहा है, मतलब अगर पब्लिक बेच रही है और स्मार्ट मनी खरीद रहा है, मतलब FIs DIs खरीद रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। पब्लिक के पास शेयर्स आ रहे हैं, बहुत ख़राब बात होती है। उसके बाद आप देख लो ग्रोथ, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ है या नहीं। अगर कोई कंपनी है जो पावर सेक्टर के अंदर काम करती है, 3 साल में सेल्स ही ग्रो नहीं हुई है, मतलब उसका मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा आपको रेशियोज देखनी चाहिए, फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15% का होना चाहिए। कंपनी के पास 5th डेट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप देख सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो <1। अगर मेरे पास 1 लाख है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ मुझे सबसे बेस्ट रिटर्न मिलेगा? सो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप इन्वेस्टिंग करो, आप ट्रेडिंग करो। अगर इन्वेस्ट करोगे तो साल का 15% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप महीने का प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाते हो तो महीने का 2% 3% निकाल सकते हो, तो आपका साल का इट विल बी अराउंड 40-50%। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके आप साल का 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। इसलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है। रियलिस्टिक यही है। आप कुछ लोग बोलेंगे भाई महीने का 10% बना देंगे, 20% बना लेंगे, वो डिफरेंट ठीक है, बट मेरे हिसाब से इतने बन सकता है। अगर मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करूँ? क्रिप्टो के लिए आप कोई भी ब्रोकर ओपन कर सकते हो जो FIU कंप्लाइंट है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। 3 बता देता हूँ, मुद्रेक्स, कॉइन स्विच एंड कॉइन D6। किसी में आप अकाउंट ओपन करो। बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपये नहीं होने चाहिए। 500 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपये में भी बिटकॉइन आ जाएगा, बट आएगा 0.0001 ऐसे करके, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एक दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा, दूसरे दिन आपका इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, 3 तरीके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। फिजिकल गोल्ड इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, 12% का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे इन टर्म्स ऑफ GST एंड मेकिंग चार्ज। सेकेंड ऑप्शन इज आप गोल्ड ब्रिक्स बाय कर सकते हो, गोल्ड कॉइन्स बाय कर सकते हो, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, बट 3% GST फिर भी देनी पड़ेगी। और इन दोनों में उसको स्टोर करने का रिस्क है कि कहीं चोरी ना हो जाए। बेस्ट तरीका है गोल्ड ETF, फॉर एग्जांपल गोल्ड 20 या फिर टाटा गोल्ड, सेम रिटर्न देगा एज गोल्ड, सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, मेकिंग चार्जेस 0, GST 0। ओके, म्यूचुअल फंड सही है, एडवर्टाइज में ही अच्छा लगता है कि एक्चुअल लाइफ में भी है? म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर करना है, बड़ा टाइम फ्रेम देना है। बिल्कुल सही है। 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, कैसे समझे कौन सा बेस्ट है? पहले तो AUM चेक कर लो, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो 0.75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, एग्जिट लोड आप देख लो कि अगर आपको जल्दी एग्जिट करना है तो उसके अंदर 0 एग्जिट लोड होना चाहिए। मतलब 1 साल से अंदर अगर आप बेचते हो तो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स आपसे चार्ज करते हैं उस चीज़ का। तो अगर आपका ऐसा ख्याल है, करना चाहते हो, तो उस चीज़ को ज़रूर चेक करो। अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है, कौन से 5 टूल होंगे जिस पर मुझे ध्यान देना है? तो
अगर आपको टेक्निकल से सीखना है, हाँ। सबसे पहले तो आप कैंडलस्टिक सीखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि ये डोजी है और ये हैमर है, आपको समझ में आना चाहिए कि साइकोलॉजी कैसे वर्क हो रही है। हर कैंडल आपको उस दिन की कहानी सुनाती है, उस जंग की कहानी सुनाती है, तो वो साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। दूसरा, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ना कि सिर्फ समझना आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। थर्ड, वॉल्यूम कितना बड़ा प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये आपको समझना चाहिए। एंड चौथा, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। अगर आप इंडिकेटर्स में ट्रेड करते हो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट मेरे ख्याल से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। एंड इसके अलावा आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, ICT, ये सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पढ़नी चाहिए एंड बैक टेस्ट करनी चाहिए। क्या होम लोन लेना सही है? होम लोन लेना बेस्ट डिसीजन है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, इट इज़ बेस्ट कि आप उस पैसों को इन्वेस्टेड रहने दो, आप EMI करो, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। बिकॉज अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हो, उस पर आपको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, 50% उसका 100% इंटरेस्ट में जाएगा। बट अगर आप 1 करोड़ रुपए 20 साल तक इन्वेस्टेड रखोगे तो वो इजीली 4-5 करोड़ रुपए बन जाएगा। ओके, सो घर खरीदना बेस्ट है या स्टॉक मार्केट में पैसा डालना या फिर इन्वेस्टमेंट करना, इन शॉर्ट? अब घर खरीदना एक बहुत बड़ी इमोशनल फीलिंग देता है, एंड हाँ। उसको आप पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपने घर खरीदा है और आपके पेरेंट्स खुश हो गए हैं, तो उसको आप कैसे पैसों में कैलकुलेट करोगे? तो दैट इज़ लाइक प्राइसलेस, जिसको बोला जाता है। बट अगर आपके लिए वो फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सो मच इमोशनल कि नहीं, ये घर होना ही चाहिए, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इन्वेस्ट करो, बट आपके अंदर फिर वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि हर इंसान को एटलीस्ट लाइफ में एक घर तो होना ही होना चाहिए। अगर इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इन मेट्रो सिटीज़, तो आप किसी Tier 2 में, मे बी आर होम टाउन, कहीं ना कहीं एक घर ज़रूर होना चाहिए आपके पास। जैसे अगर कोविड जैसी सिचुएशन आई थी एक टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं था, तो उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो एक छोटा सा घर भले ही होना चाहिए। अगर मैं घर खरीदती हूँ और मैं EMI पे करती हूँ, तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जो मेरी खरीदी हुई प्राइस है उससे। तो अगर मुझे वो इंटरेस्ट बचाना है तो मैं क्या करूँ? मतलब 50 लाख के लोन पे 50 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिंपल है, जितने भी आपके महीने की EMI है उसका 10% SIP कर दो। 5,000 रुपये EMI जाती है, 20,000 रुपये EMI जाती है, 10% SIP कर दो, मतलब 2,000 रुपये आपको SIP कर देना है। जितना भी आपका टाइम फ्रेम है लोन का, जब वो लोन ख़त्म होगा, जितना आपने इंटरेस्ट पे करा होगा, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। तो अगर आप 50 लाख का होम लोन लिया था, 50 लाख का आप इंटरेस्ट पे करोगे, बट 10% EMI की वजह से आपके पास जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो भी 50 लाख के बराबर होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच रुचित, आप हमारे साथ जुड़े और काफ़ी कुछ आज आपने मार्केट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू।